हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आरुष फ्रॉम इन्वेस्टोमेनिया। तो जैसे आप लोग को पता है कि हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कराने में और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स प्लान आउट कराने में हेल्प करती है। तो बहुत लोगों की मेरे को क्वेरी आ रही थी कि हायर पेंशन स्कीम उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। व्हाट्सएप पे भी कई लोग पूछ रहे थे, कई एम्प्लॉयज़ जो 2014 से पहले से काम कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है विद वन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली एक फ़िगर ले लिया। आप उन फिगर्स को अपने हिसाब से चेंज कर लेना ताकि आपको अपना केस पता लग जाए कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और कितनी पेंशन आपको मिलेगी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हायर पेंशन स्कीम में पेंशन जो है वो कंपैरेटिवली हायर मिलेगी आपको कंपेयर टू ओल्ड पेंशन। 58 के बाद जो पेंशन है वो आपको कंपैरेटिवली हायर मिलेगी। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो अभी बात करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। लेट सपोज एक पर्सन का पीएफ जो है वो 8000 डिडक्ट हो रहा है। तो जब 8000 आपका पीएफ डिडक्ट होता है तो उसमें 4000 आपका कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, प्लस जो दूसरा 4000 है जो एम्प्लॉयर आपके पीएफ में डालता है उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है, वो कंट्रीब्यूशन हो गया इस केस में 4000। तो उस 4000 में से एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स बता रहा हूँ मैं, कुछ एकदम इसको एकदम पिन पॉइंट मत समझना, ओवरऑल में बता रहा हूँ मैं आपको। तो लेट सपोज जो 4000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 1000 जो है वो आपका गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जिसकी आपको 58 के बाद पेंशन मिलती है ओल्ड पेंशन के हिसाब से। जो बाकी 3000 है वो आपके 4000 वाले पार्ट में जुड़ जाता है, और वो दोनों पार्ट जो 7000 हो गए मिला के उसको उस पर आपको 8.15% का इंटरेस्ट मिलता है और वो कंपाउंड होते रहते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक पर्सन है, उसका आज की डेट में जो पीएफ है वो 35 लाख जमा हो चुका है और उसकी रिटायरमेंट को भी 7 ईयर्स है। तो उसको एक डिसीजन लेना है कि मेरे को हायर पेंशन स्कीम पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसके केस में डिस्कस करते हैं। लेट सपोज किसी की एज अभी 53 है और 35 लाख उसका पीएफ में पड़ा है। 35 लाख में जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 13,75,000। और अगर आपको हायर पेंशन स्कीम में जाना है तो वो 13,75,000 आपको अभी देने पड़ेंगे। वो आज ही आपके पीएफ में से डिडक्ट हो जाएंगे, गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। उसके बदले गवर्नमेंट आपको जो पेंशन देगी वो हायर देगी। और वो पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी आपकी बेसिक प्लस डीए का अमाउंट आ रहा है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली उतनी आपकी पेंशनेबल सैलरी हो जाएगी हायर पेंशन स्कीम के हिसाब से, अगर आप ये 13,75,000 रुपये आज ही दे देते हो। पर इसमें एक कैच क्या है कि लोग पेंशन जो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट सपोज सरकार आपको 60 में पेंशन देती है, वैसे 58 के बाद मिलती है पर मैंने 60 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रखी है। तो 60 के बाद आपका ये जो अमाउंट है, जो ये 13,75,000 है जो आप सरकार को दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली 8.15 के हिसाब से 22,50,000 हो जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि हम 13,75,000 दे रहे हैं, वो आप तब सोचते जब आज से आपको पेंशन मिलती है। आप तो दे रहे हो, आज अमाउंट दे रहे हो, पर वो 22,50,000 भी तो हो जाएगा जब आपकी पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। तो आप ये समझो आप 22,50,000 दे रहे हो, उसके बदले आपको हायर पेंशन मिल रही है। पहली बात तो ये। अब इस केस में जो बंदा अभी, जो एम्प्लॉय भी 13,75,000 दे रहा है और उसको हायर पेंशन मिल रही है, उसको ये अमाउंट भूलना पड़ेगा। मतलब कि ये अमाउंट उसको कभी भी इकट्ठा वापस नहीं मिल पाएगा, सिर्फ पेंशन ही मिल पाएगी उसको। कभी उसको नीड हुई पैसे की या कुछ भी हुआ तो वो एक बार गवर्नमेंट के पास गया तो समझ लो वो चला गया, वो आपको अमाउंट एज इट इज़ कभी वापस नहीं मिलेगा, पेंशन मिलती रहेगी बस आपको। जबकि अगर अगर यही पर्सन जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वो नहीं ऑप्ट करता इस चीज़ को, हायर पेंशन को, तो जो उसका 35 लाख पीएफ में पड़ा है वो 7 ईयर्स में 8.15 के हिसाब से अपने आप 60 लाख प्लस हो जाएगा। प्लस उसमें जो रिसेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, 7 ईयर्स का जो कंट्रीब्यूशन, वो और ऐड अप होके 70 से 80 लाख रुपए उसका बन जाएगा, जो उसको इकट्ठा मिलेगा रिटायरमेंट के बाद पीएफ के तौर पे। तो उस केस में जब बंदे ने हायर पेंशन स्कीम नहीं ऑप्ट करी, इस पर्सन ने अगर नहीं ऑप्ट करी, तो इनको जो 70 to 75 लाख इकट्ठा मिल रहा है वो ये खुद अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और कभी भी वो इकट्ठा पैसा कहीं भी लगा कर या कैसे भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और उसको एमआईएस स्कीम्स में डाल के या कहीं भी उस पर अच्छा जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलता रहेगा।
प्लस कभी निकलवाना भी हुआ इकट्ठा पैसा तो वो भी निकल जाएगा, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। सेकंड केस में आपको कभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये सोच कर ही आप आज ऑप्ट करना कि आज जो आप पैसा दे रहे हो वो इकट्ठा कभी आपको वापस नहीं मिल पाएगा। प्लस एक और सीन है कि हायर पेंशन स्कीम में जो लोग जा रहे हैं ये एक लॉन्ग टर्म अफेयर है। मतलब आज आप पैसा दे रहे हो सकता है आप 7 साल बाद रिटायर हो गए, उसके बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी, तो ये थोड़ा बड़ा गेम है, टाइम लगेगा इस गेम को होने में। इस केस में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पेंशन डिपार्टमेंट जो ईपीएफओ है गवर्नमेंट का, वो अभी लॉसेस में चल रहा है। वो ऑलरेडी इस बर्डन को नहीं उठा पा रहे पेंशन का, तो वो लॉसेस में चल रहा है। तो इन केस अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है गवर्नमेंट की आपके आज पैसे देने के बाद, तो आप उन पे डिपेंड हो चुके हो उस केस में, क्योंकि आपने पैसा ऑलरेडी दे चुके हो। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करके आप डिसीजन लेना। और बाकी ये है कि अगर आपको कुछ और अपने केस में कैलकुलेशन करनी है कि मेरे केस में कैलकुलेशन क्या होगी, जैसे बहुत लोग मेरे से पूछ भी रहे हैं, तो इन दैट केस मैं ईमेल और अपना फ़ोन नंबर नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना है, एमआईएस स्कीम्स में क्या क्या ऑप्शंस है, इंश्योरेंस में क्या क्या ऑप्शन है एज़ पर योर नीड्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान आउट करनी है तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल और माई फ़ोन नंबर। साइनिंग आउट।